नमस्ते, मैं आपका अपने इस पहले वीडियो के अंदर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जो बात करने वाले हैं वो जनरल साइंस का, जो कि SC/SC के अंदर भी आता है और रेलवे के एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा जाता है, NTPC के एग्ज़ाम के अंदर, एयरफोर्स के एग्ज़ाम के अंदर भी, UPSC भी, RSP, सब जगह जो जनरल साइंस होती है वो सब जगह इंक्लूड है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, ख़ास तौर पर इस चीज़ की बात करेंगे कि हमारा जो पाचन कार्य है, जिसे हम बोलते हैं कि हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी फिजियोलॉजी है। जनरली जो इसकी बात करने वाले हैं, तो मैं आज आपसे बात करूंगी कि पाचन, पहले हम पाचन के कार्य के जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पाचन वास्तव में होता क्या है। ठीक है, चलिए, कार्य का सामान्यतः जो मतलब लेते हैं, कार्य प्रणाली के बारे में हो जाएगी बातें। ठीक है, तो पाचन का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास जो जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होंगे उन्हें हम एक सरल कार्बनिक पदार्थों के अंदर क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो हमारा जो ये काम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अब बताइए, पाचन हमें करना किसका है। ठीक है, पाचन जो हमें करना होता है, खाद्य पदार्थों का हमें पाचन करना पड़ता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों का जैसे पाचन होता है, उसका जो ऑक्सीकरण होता है, उससे क्या होती है, ऊर्जा रिलीज होती है। वही ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जाती है, अलग अलग काम करती है, मरम्मत का, नियमन का, वृद्धि का, जो भी काम होता है और ये खाद्य पदार्थ कर लेता है। ठीक है, ऊर्जा जो होती है जनरली हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वसा से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, और प्रोटीन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, वसा से हमें 9 ये समझने की चीज़ है कि वसा से हमें 9.3 किलो कैलोरी की एनर्जी हमें मिल जाती है। ठीक है, आराम से ये वाला काम हो जाता है वैसे भी। अभी ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जब भी हम जीना चाहते हैं, जीने की इच्छा रखते हैं, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ अच्छे से। ठीक है, जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक ही चीज़ के पीछे दौड़ते हैं, वो खाना। अब जनरली स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी पादप वगैरह होते हैं, और ये जो पादप वगैरह होते हैं वो पादप अपने स्वयं ही संश्लेषण कर लेते हैं, उसके बाद आसानी से पाचन वगैरह हो जाता है। लेकिन पादप के बाद में जो दूसरी चीज़ आती है वो है कि विषमपोषी प्राणियों की। तो विषमपोषी प्राणी को अगर पाचन करना पड़ता है तो उनका एक अच्छा सा सिस्टम होता है, उसी सिस्टम के आधार पर ही पाचन संभव हो पाता है। ठीक है, चलिए, जो खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करने वाले हैं तो ऐसे ही तो पड़ा रहने वाला होता नहीं है, वो और से खाद्य पदार्थ की वजह से हमारे आगे चीज़ें क्या होती हैं, प्रोसेस होती है, ऊर्जा वगैरह मिलती है। जो अपशिष्ट के तौर पे बाहर निकलना हो तो वो बाहर भी निकलता है, और जो मरम्मत में काम आता है, मरम्मत में आता है, उसमें से जो भी प्रोटीन रहता है उसका अवशोषण हो जाता है, वसा का पाचन हो जाता है। क्या क्या का अवशोषण वगैरह करना है, क्या नहीं करना है, क्या रखना है, ये हमारा पाचन तंत्र अच्छे से जानता है। ठीक है, जब आप बात करेंगे हमारे पास पाचन तंत्र नहीं होगा तो सबसे पहला जो नुकसान हमें होने वाला, हमें कोई भी ऊर्जा वगैरह नहीं मिलेगी ना, क्योंकि हम पाचन तंत्र होगा नहीं तो कोई भूख का तो कोई चांसेज होगा नहीं, शरीर की क्रियाएं नहीं होगी तो हमारा सिस्टम होगा वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। भोजन एक तरीके से आवश्यक पदार्थ होगा, ये समझने की चीज़ है, जो शारीरिक ऊतकों के द्वारा अवशोषित करने पर जीव को बिना हानि पहुँचाए ऊर्जा प्राप्ति, वृद्धि, ऊतक की मरम्मत, जैविक क्रियाओं के नियमन में विभिन्न घटक उपलब्ध कराने का काम करता है। पहली चीज़ होती है कि ये ईंधन के तौर पे काम करता है। हमारा जो होता है खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो एक ईंधन के तौर पर होते हैं। खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो ईंधन है। क्या है, ईंधन एक फ्यूल के तौर पे काम करते हैं, और फ्यूल के तौर पे काम करने की वजह से इस फ्यूल के वजह में क्या हमें एनर्जी मिलती है। एक ईंधन क्या करता है, जो गाड़ी हम कार वगैरह चला रहे हैं कुछ भी, तो वो ईंधन की वजह से चला पा रहे हैं। अगर जैसे हमारा शरीर नहीं चल पाएगा, अगर भोजन हमें नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो पाचन का तो फिर क्या आगे क्वेश्चन ही नहीं उठता। ठीक है, चलिए, तो कोशिका ऊतकों की मरम्मत होगी, एक ईंधन की वजह से शरीर के अंदर बाकी काम हो जाएंगे। इससे हमें जो एंजाइम वगैरह मिलना होगा, कोई हार्मोन वगैरह मिलना होगा, तो उनके लिए जो होता है खाद्य पदार्थ एक तरीके से प्रीकर्सर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, अब ये गेहूँ भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है, मांस, मक्खन, दूध, हरी सब्जी वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, लेट भी नो कि हमारे पास जो कि भोजन जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है। आज जो मैं इस अपने वीडियो के अंदर बात करने वाली हूँ, वो जो सामान्य तौर पे बात आएगी, टॉपिक रहेगा, वो इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि हमें पाचन करना है, लेकिन वास्तव में पाचन हमें करना किसका है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट की, वसा की और प्रोटीन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट की। हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा वो कार्बोहाइड्रेट है। चलो, तो हम सब और आप ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। इसमें कार्बन होगा, इसमें हाइड्रोजन होगी, इसमें ऑक्सीजन होगी।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये तीनों का जो रेशो रहेगा 1, 2 और 1 के अनुपात में ये तीनों रहेंगे, ठीक है। पौधे अपना भोजन तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्वयं जल और CO2 की सहायता से सूर्य की किरणों की उपस्थिति के अंदर बना लेते हैं। पौधों में क्या होगा कि पौधे खुद ही बना लेंगे, ठीक है। CO2 की उपस्थिति से बना लेंगे पौधे, तो ये काम कर ही लेंगे, CO2 लेंगे, जल वगैरह लेंगे, आसानी से अपना फूड का निर्माण कर लेंगे। उन्हें जो एनर्जी इससे चाहिए होगी वो उन्हें मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ पौधों के मामले में लागू हो जाएगी, ठीक है। जब भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे लिए, आपके लिए सबसे सरल मांग होती है वो कार्बोहाइड्रेट की ही होती है, ठीक है। एक सरल मांग, सबसे पहले हम जो दौड़ने वाले हैं वो इसी की तरफ दौड़ेंगे, ठीक है। इसकी कॉमन डिमांड होती है कि भाई फूड दे दो, और जनरली हम आलू के अंदर हो, स्टार्च के अंदर हो, ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट का काम इतना सा नहीं है। जनरली जो पादपों के सेल्यूलोज से बनी हुई जो कोशिका भित्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट का ही परिणाम होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो कार्बन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बना होगा, जैसा कि मैंने आपको 1:1 के रेशो में बता ही दिया है। कार्बोहाइड्रेट जो होंगे जनरली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल होते हैं कि एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का हमें ऑलरेडी पता है, जब कार्बनिक समूह पढ़ते हैं तो CH जो समूह होता है वो है, और कीटोन होता है जब हमें ऑलरेडी पता है कि कीटोन का क्या होता है, ये कीटोन समूह, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट का जनरली जो मोलानुपाती सूत्र रहता है CnH2n, ठीक है। हमारे पास अगर कार्बन के 6 परमाणु हैं अगर हम लेते हैं तो इधर हमारे पास H2 हो जाएगा, ये भी हम 6 ले लेंगे, तो हमारे पास एक तरीके से जो फॉर्मूला हो जाएगा C6H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तरीके से जब अप्लाई करेंगे तो ये कॉमन इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसकी क्या होती है, फॉर्मूली होती है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि सभी कार्बोहाइड्रेट शरीर के पाचन के पश्चात तो ग्लूकोज के अंदर चेंज होने हैं, ठीक है। बनना तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के आगे जो होना है वो काम आगे होगा, वो ग्लाइकोलाइसिस भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस का जो भी इलेक्ट्रॉन जो पाथवे होता है वो भी है, तो ये आगे का पॉइंट होता है, ये हमारे बाद में आएगा, ठीक है। अब बात कर रही थी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट की सामान्य तौर पे बात करेंगे हमारे पास क्या रहेंगे, मोनोसेकेराइड रहेंगे, मोनोसेकेराइड रहेंगे। मोनोसेकेराइड के अंदर में कॉमनली हम क्या ले सकते हैं, खुद हमारे पास तो ग्लूकोज रहेगा, ये एक तरह का सिंगल सेकेराइड है, एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड रहेंगे। ग्लिसरॉल्डिहाइड खुद क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड भी क्या है, एक तरीके से क्या है, मोनोसेकेराइड है, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है हमारे पास, पेंटोस शुगर है, डीऑक्सी पेंटोस शुगर भी होती है, इसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है, तो जिसके अंदर नहीं होता है वो ये वाला फॉर्मूला होगा, इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। एक तो क्या होगी, राइबोज होगी, डीऑक्सी राइबोज होगी, जाइलोज हो जाएगा, जाइलोज होगा, रिबुलोज हो जाएगा और हेक्सोज हो जाएगा। हेक्सोज का तो क्या एग्जांपल दूँ, हेक्सोज खुद ग्लूकोज क्या है, खुद एक तरीके से हेक्सोज से सर्क रहा है, ठीक है। लेट मी नो कि ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर श्वसन के द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है, ठीक है। ये तुम्हें, मुझे, हम सबको एक कॉमनली फॉर्मुलेशन के तौर पे पता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि ओलिगोसेकेराइड की बात करेंगे। ये तो हमारे पास होगी मोनोसेकेराइड, जब शर्करा के एक ही सेकेराइड एक ही रहेगा तो वो मोनोसेकेराइड हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज कुछ एक तरीके एक्सोज है, राइबोलोज होगा, डीऑक्सी राइबोलोज हो, जाइलोज हो जाएगा, रिबुलोज हो जाएगा, एंड राइबिनोज हो जाएगा, टेट्राजोलोज हो गया, ट्रायोज हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, डाईहाइड्रोक्सी हो जाएगा, ठीक है। समझने की चीज़ होती है 3 से 10 तक के कार्बन परमाणु मोनोसेकेराइड में आसानी से आ जाते हैं। मोनोसेकेराइड जब बात करेंगे 3 से 10 कार्बन के परमाणु इसके अंदर क्या रहेंगे, शामिल रहेंगे, ठीक है। हम बात कर रही थी कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज, सॉरी। अब ये बात हो जाएगी, इसमें 3 से 10 तक के कार्बन परमाणु आसानी से इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये वाला तो फॉर्मूलेशन इसका हो जाएगा, ठीक है। लेट मी नो अबाउट इट।
तो आपको पता ही चल गया होगा, हम खाने पर आए थे। मरम्मत, ऊर्जा, नियमन, वृद्धि सब टॉपिक हो गया। इस टाइम हमारा कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेक्राइड के बाद दूसरा जो पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड होता है। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड में सामान्यतः पे क्या हो जाए, जैसे हम क्या कहें यहाँ पर 3 से 10 तक जो कार्बन होंगे वो तो उसमें आ जाएंगे। तो ओलिगोसेक्राइड में ये नहीं होता, इसमें मोनोसेक्राइड नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है, 2 से लेकर जो होगा 10 तक के मोनोसेक्राइड होंगे इसमें। ठीक है, 10 मोनोसेक्राइड, 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड इसके अंदर शामिल होंगे ओलिगोसेक्राइड में। ठीक है, विभिन्न मोनोसेक्राइड के अणु एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और ये आपस में जो जुड़ेंगे वो इनके मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध रहेगा। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या रहेंगे, इंटरलिंक रहेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि ओलिगोसेक्राइड में उपस्थित सेक्राइड अणुओं के आधार पर डाइसेक्राइड। और जब आप पूछेंगे कि जो ये समझने की चीज़ है कि जब आप पूछे कि माल्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है, लेट मी से कि फ्रक्टोज क्या है। फ्रक्टोज तो एक तरीके से सेक्राइड ही है, वो भी हमारा मोनोसेक्राइड है। फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड हो जाएगा। लेकिन ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, माल्टोज और लैक्टोज हो गया, सुक्रोज। जनरली जो घर के अंदर शुगर होती है वो सुक्रोज वाली होती है। ठीक है, रेफिनोज होता है, रेबिनोज होता है। जितने भी ट्राइसेक्राइड है एंड टेट्रासेक्राइड है, 2 से 10 तक की कैटेगरी जो भी पेंटासेक्राइड है वो इसके अंतर्गत शामिल रहेंगे। ठीक है, ये तो पाचन हो गया। अब आप पूछ रहे हैं कि ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है जबकि हम पाचन की कार्य की पढ़ने जा रहे हैं। ये आपको बेस के तौर पे इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट के आप पाचन करेंगे तो ऐसे में मोनोसेक्राइड है। जनरली टूटेंगे तो कड़ियाँ मोनो बनती हैं। ठीक है, 2 से कड़ी तो संयोजन वियोजन जैसे जब रेशो की जो बात की जाती है तो सामान्य तौर पर क्या होता है कि ये टूटते हैं और जब ये टूटेंगे तो एक्चुअल में चेंज होने का काम करेंगे। जब बड़ी कड़ी टूटती है तो इससे छोटे छोटे क्या होते हैं, वो यौगिक वगैरह से निकलते रहते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट है जिनमें इसमें 10 से ज़्यादा वाले आए होंगे। ये तो ग्लाइकोसाइडेज हो जाएगा जिसमें माल्टोज होगा, लैक्टोज हो गया एंड सुक्रोज वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, देखो जलप गठन नहीं होता है, वो हमारे किसका नहीं होता, मोनोसेक्राइड का जलप गठन नहीं होता है, ओलिगोसेक्राइड जलप गठन होता है। और जैसे जलप गठन होगा इसका तो हमें कई सारे मोनोसेक्राइड मिल जाएंगे। ठीक है, अपघटन करते हैं। अपघटन का मतलब क्या होता है, सेक्राइड लिखूँ या फिर मोनोसेक्राइड लिखूँ मैं, जनरली मोनो मतलब एक ही होता है। ठीक है, होमोपॉलीसेक्राइड भी होते हैं, हाइड्रोपॉलीसेक्राइड, होमोपॉलीसेक्राइड स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन, सेलुलोजन, इन्यूलिन। अब हम बात कर रहे थे ओलिगोसेक्राइड हो गया। ओलिगोसेक्राइड के बारे में बात करने वाले हैं हमारे पॉलीसेक्राइड की। पॉलीसेक्राइड जैसे नाम से पता चल रहा है, पोली का मतलब होता है बहु यानी कि बहुत सारी श्रृंखला है। सेक्राइड की जब 10 से ज़्यादा श्रृंखला आ जाएगी तो पॉलीसेक्राइड जैसे कि सेलुलोज हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा, डेक्स्ट्रिन हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास इन्यूलिन हो जाएगा। लेट मी क्लियरफाई कि हिपेरिन नामक होता है वो भी इसी के अंदर शामिल होगा। एगर भी इसमें शामिल होगा। चलिए, जीवद्रव्य में मूल घटक अनेक अम्लीय यौगिकों का कार्बन ढांचा बनाते हैं। अब जब इसके कार्य की बात हम करेंगे तो अब मुझे बताइएगा कि आप ये मुझे बताइए कि कार्बन ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज जैसे एकजोत शर्करा है और ये जो एकजोत शर्करा मोनोसेक्राइड में शामिल होती है। क्या मोनोसेक्राइड या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है आपको ये थोड़े पूछेंगे क्या मोनोसेक्राइड का जलप गठन होता है, ऐसा नहीं। तो क्या ग्लूकोज का जलप गठन होता है, तो ग्लूकोज का जलप गठन नहीं होता है। क्या फ्रक्टोज का होता है, तो इनका नहीं होता है क्योंकि मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड का जलप गठन नहीं होता है। टूट के आगे जाना है क्या, ठीक है। तो जनरली ओलिगोसेक्राइड का जलप गठन होता है और आसानी से कई मोनोसेक्राइड बन जाती है क्योंकि इसमें से 2 से 10 मोनोसेक्राइड इसमें आसानी से शामिल होते हैं। ठीक है, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लैक्टोज शर्करा क्या होती है, माल्टोज शर्करा क्या होती है और
कि अगर सीधी लाइन आ जाती है, ये एक तरीके का ओलिगोसेकेराइड है, इसका जल अपघटन हो जाता है और माल्टोज का जल अपघटन नहीं होता है। तो पहली बात, इससे जो पंक्ति होगी वो गलत हो जाएगी, क्योंकि माल्टोज का जल अपघटन होता है, क्योंकि ये एक तरीके के ओलिगोसेकेराइड है। ठीक है, एगर अगर खुद एक तरीका का ओलिगोसेकेराइड है, सॉरी पॉलीसेकेराइड है। कुछ की पॉइंट इसके नोट कर लेते हैं अपन। कुछ की पॉइंट हमारे पास सेव होगा कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं, ईंधन की तरह कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के गुण 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इससे जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है एच में, वो यही है। ठीक है, शरीर ऊर्जा पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का कार्य करता है, तो ये भी हमारे पास शामिल हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास हो जाता है, पॉइंट दिख रहा होगा आपको। ये हमारा पूरा जो था कार्बोहाइड्रेट का था। और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि मुझे बताइए कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 1:1 के अनुपात में होती हैं। इस तरह की लाइन बन जाती है तो सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट 55 से 65%, ये मैं बताना भूल गई, 55 से 65% हमारे अंदर महत्वपूर्ण ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही हमें प्राप्त हो जाती है। 55 से 65% एनर्जी इसी से हमें मिलती है। ठीक है, ठीक है, बहुपेप्टाइड श्रृंखलाएं प्रोटीन का निर्माण करती है। सभी सूक्ष्म पादप जंतु 20 प्रकार के, सभी प्रकार के जो पादप होते हैं, जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें इसी तरह की प्रोटीन देखने को मिलती है। ठीक है, इनमें 20 तरह के क्या होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं। अब क्या होता है, जनरली प्रोटीन के और भी टाइप्स होते हैं। 3 टाइप होते हैं, सॉरी 2 ही टाइप है, सरल एंड जटिल। सरल प्रोटीन हम कॉमनली देखने को मिलता है, हमारे पास एल्यूमिन होते हैं, ग्लोबुलिन होती है, सरल टाइप की प्रोटीन है ये, एंड स्टोन प्रोटीन है, प्रोलोमिन है, ये एक तरीके से क्या हो जाएगी, हमारी प्रोटीन हो जाएगी। ठीक है, ये तो सरल टाइप के एल्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, स्टोन प्रोटीन का पॉलीमर्स हो गए। जटिल प्रकार के प्रोटीन में हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर प्रोटीन। ठीक है, फास्फोप्रोटीन, जब आपसे पूछते हैं ना फास्फोप्रोटीन क्या होती है, तो शानदार एग्जांपल हो जाता है हमारे पाचन के अंदर चलने वाले पेप्सिन और कैसिन एंजाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, फोस्फोवाइटिन भी इसके अंदर शामिल होगा। अब आपसे ये पूछ रहे हो क्रोमोप्रोटीन ऐसे जिनके अंदर प्रोस्थेटिक समूह जो होता है वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, लेट बी क्लियर अबाउट इट कि क्रोमो का मतलब क्या होता है, जनरली कलर से होता है, इसका तात्पर्य कलर से है। ठीक है, कलर जैसे हम बोलते हैं रंग से इसका तात्पर्य होता है। तो होगा क्या एक्चुअल में इसमें,
हीमोग्लोबिन एंड हीमोसाइनिन। यू नो अबाउट इट कि हीमोसाइनिन जो होता है वो उसके अंतर्गत होता है हीमोग्लोबिन हीमोसाइनिन। हीमोग्लोबिन तो मानव के अंदर देखने को मिलेगा, हीमोसाइनिन जोंक जो होती है उनके अंदर जो ब्लड होता है एक तरीके से वो ऐसे ही था। और एक वन टाइप सरल, दूसरा टाइप जटिल एंड तीसरा जो टाइप होता है वो व्युत्पन्न होता है, डेरिवेटिव होते हैं एक तरीके से, वो मेन नहीं होते वो, जैसे कि मेटाप्रोटीनस हो गए एंड पेप्टोन्स हो गए। पेप्टोन भी क्या है, एक तरीके से प्रोटीन्स हैं। प्रोटीज हो जाएंगे, प्रोटीज एंजाइम्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जब भी एंजाइम की बात करें तो ऐसा नहीं कह सकते हैं प्रोटीन तरीके से। और प्रोटीन की कुछ भूमिका हम कार्य देख लेते हैं, ठीक है। वृद्धि के लिए प्रोटीन कंपल्सरी रहेगा। मरम्मत करनी है तो बॉडी की मरम्मत, कोशिका सेल वगैरह की तो ज़रूरी रहेगा। प्लाज्मा झिल्ली का आवरण लिपोप्रोटीन का बना हुआ, तो हमारी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसका आवरण भी खुद क्या है, लिपोप्रोटीन का बना रहता है। एक तरीके क्या है वो, एक तरह की छोटी प्रोटीन है ना, कोई एक तरह की ये वो नहीं है वाली, वो वाली प्रोटीन नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये एंजाइम के मध्य कार्य करते हैं। मेलानिन, रोडोप्सिन, यूरिया, इनका भी क्या करते हैं, ये निर्माण करती है। प्रोटीन क्या होती है, मेलानिन, रोडोप्सिन और यूरिया का क्या करती है, निर्माण करती है। रोडोप्सिन जो हमें पता है आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलो हमारा प्रोटीन का काम हो जाता है और अब बात करने वाले हैं फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। हमारे पास प्रोटीन का काम हो जाता है हमारे पास, तो प्रोटीन के बाद वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो ज़्यादा है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। जल में विलय रहेगी ईथर क्लोरोफॉर्म में विलय रहेगी, ध्यान रखना। वसा को कॉमन तौर पे ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्राइग्लिसराइड। हमारे त्वचा के नीचे एडिपोज टिश्यू होता है। हमारे जांघों पर भी जो एडिपोज टिश्यू होता है रख के, इधर भी एडिपोज टिश्यू होता है। अच्छा खासा होती है, चोट वगैरह कम लगती है उसकी वजह से, ठीक है। अब वसा बोलो या फिर आई कोल्ड में से लिपिड भी बोल दो, कुछ भी जो भी बोलना चाहते हो। तो वसा, तेल और मोम इसके अंतर्गत क्या हो जाएंगे, इंक्लूड होते हैं। समझने की चीज़ है, ध्यान रखना। सरल जो लिपिड होते हैं एक्चुअल में एल्कोहल के एस्टर से, ठीक है। इसके खुद के प्रकार है सरल। सरल के अंदर क्या आ जाएगा, तेल आ जाएगी, मोम आ जाएगा, जटिल में क्या होता है कि वसीय अम्ल रहेंगे प्लस ग्लिसरॉल रहेगा, प्लस नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस, ठीक है। फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, गैंगियोलिपिड, एमिनोलिपिड, सल्फोलिपिड, इस तरह के टाइप इनके होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ध्यान रखना, इतना जटिल पूछे नहीं पूछे लेकिन पढ़ लेना ज़रूरी है, ठीक है। व्युत्पन्न लिपिड, आई कोल्ड से ये व्युत्पन्न लिपिड जो रहेंगे सरल व जटिल लिपिड के जल अपघटनीय उत्पाद हैं, स्टेरॉल रहेंगे। मुझे बताइएगा स्टेरॉल क्या रहेगा, विटामिन डी, पित्त हमारा
अम्ल हमारे एंड हमारे लैंगिक हार्मोन है वो। एंड हमारे पास क्या है, एडिनोकार्डियोट्रोपिक, ठीक है। चलो, कैरोटीनॉइड होते हैं, कैरोटीनॉइड को बिल्कुल मत भूलना। ये व्युत्पन्न लिपिड थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, जेंथोफिल हो जाएंगे हमारे पास। जेंथोफाइसी के होते हैं कैरोटीन हो जाएगी, पॉर्फिरिनस आ जाएंगे, ठीक है। आपसे पूछे कि विटामिन डी क्या पित्त क्या है, अम्ल हमारे बोलेंगे हार्मोन हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, एंड्रोजन हो जाएगा। तो वो एक तरीके से हमारे पास स्टेरोल होते हैं, स्टेरोल। और जो कैरोटीनॉइड होते हैं वो एक तरीके से क्या होते हैं, व्युत्पन्न लिपिड के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो वसा में विलय विटामिन, ये कॉमन आपको आएगा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जाता है। वसा में विलय विटामिन क्या हो जाते हैं, ए डी ई एंड के, ठीक है। लिपिड की क्या भूमिका होती है, बाहरी झिल्ली बनाने का काम करते हैं ये। चलिए फास्फोलिपिड रहेंगे, फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड का अच्छा खासा उदाहरण ले रही हूँ मैं, सिफेलिन। ये ब्लड की क्लोटिंग जो होती है, ब्लड को क्लोट करना होता है। जब ब्लड की क्लोटिंग को देखो, जनरली कुछ भी ऐसे सिंपली क्लोट नहीं हो जाएगा, एक इनिशिएटर चाहिए होगा, ठीक है, एक प्रारंभिक चाहिए होगा। तो ये प्रारंभिक के कारकों में से एक होता है ब्लड क्लोटिंग को प्रारंभ करने वाला कारक, ब्लड क्लोटिंग का प्रारंभक, इनिशिएटर आई मस्ट से, ठीक है। फास्फोलिपिड क्या होते हैं, ये अवशोषण में और अभिगमन में क्या करते हैं, मदद करने वाले होते हैं, ठीक है। लेट मी क्लियर, आगे हम बात कर लेते हैं इस चीज़ के। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक रहेगा ये पूरा रहेगा, और आज हमने ये अच्छे से जान लिया है। तो अगला जो वीडियो होगा तो कोशिश की जाए कि मैं पाचन को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इतनी जानकारी कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन की हमें चाहिए होती है, जो इनको टूटने पर क्या बनेगा और क्या है। और ये हमारे क्वेश्चन उठते हैं परीक्षा में, चाहे SC ST हो, रेलवे हो, NTPC हो, एनी वन एग्ज़ाम हो, चाहे RSPD हो, एनीथिंग। तो ये क्वेश्चन आएगा और एक तरीके से इस पर काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इसके अंदर शामिल हो जाएगी, उसी के आधार पर इस चीज़ को क्या हो दिक्कत जाएगा। तो एक तो ये चीज़ इसके अंदर शामिल हो जाएगी IMS से, कि ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छे से याद है तो कोई भी इसमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं कि आपको अच्छे से पता चल गया है कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि मोनोहाइड है, ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। तो ये चीज़ें, वो लिपोप्रोटीन का जब हम बात करेंगे एक तरह की क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं लिपोप्रोटीन, ठीक है। और ये जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है लिपोप्रोटीन की बनी होती है। जब फास्फोलिपिड की बोलेंगे तो हमारी क्या करती है, जनरेटिव वसा अम्लों का अवशोषण और एक अभिगमन करती है, ट्रांसमिशन अभिगमन करके मतलब ट्रांसपोर्टेशन नाम से। तो ये चीज़ हो जाएगी इसके अंतर्गत, ठीक है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इसमें जो भी मैंने बताया उसके अंदर कुछ भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, हरिओम दत्सत।